हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आपका जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर का आज एग्ज़ाम हुआ है प्राचीन इतिहास का, अगर इंग्लिश में कहे तो एंशिएंट हिस्ट्री का आपका जो एग्ज़ाम हुआ है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को वो पूरा पेपर हल कराऊंगा। आपके जो 75 क्वेश्चन आए हैं वो पूरा मैं हल कराऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास का एग्ज़ाम दिया है, चाहे वह माइनर में हो या फिर आपका मेजर में हो, तो दोनों के लिए अलग अलग पेपर नहीं होते, आपका मेजर और माइनर का एक ही पेपर होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को वही प्राचीन इतिहास का पूरा पेपर हल कराऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर आपने एग्जाम दिया है तो आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं कि आपके 75 में से कितने सही हुए हैं, और इसी के साथ ही आप अपने नंबर का अंदाजा भी लगा सकते हैं कि आपको प्राचीन इतिहास में 75 में से कितने नंबर मिलेंगे। आपका जो आपका एग्जाम हुआ है यूनिवर्सिटी की तरफ से, और 25 नंबर तो आपका मतलब आपके कॉलेज की तरफ से मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये पूछा है कि भारत में कांस्य काल संबंधित है, यानी कि जो आपका कांस्य युगीन सभ्यता थी वो कौन थी, मतलब कांस्य काल किस, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से किससे संबंधित था। तो पहला है आपका वैदिक काल, दूसरा है आपका सैंधव काल, तीसरा है नवपाषाण काल, और चौथा है मौर्य काल। तो यहाँ पर आपका जो कांस्य काल है वो आपका है सैंधव काल, यानी कि आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, वो आपकी कांस्य युगीन सभ्यता भी कही जाती है। तो आपका ये पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। और आपका जो पहला ऑप्शन है वैदिक काल, उसे लौह युगीन सभ्यता कहा जाता है, यानी कि ये लौह युग से संबंधित है। तो आपका दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपका जो तीसरा ऑप्शन है नवपाषाण काल, नवपाषाण काल में जो मनुष्यों ने मतलब नवपाषाण काल में जो मनुष्यों ने सबसे पहले धातु मतलब प्रयोग की थी, खोजी थी, वो थी आपका तांबा, यानी कि आपका कांसा ही था, लेकिन उसे कांस्य युगीन सभ्यता नहीं कहा जाता। कांस्य युगीन सभ्यता आपका जो दूसरा ऑप्शन है सैंधव काल, इसे कहा जाता है। जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। और आपका जो अगला क्वेश्चन है दूसरा दूसरा आपका क्वेश्चन ये है कि दयाराम साहनी है। तो आपका पहला ऑप्शन है पुरातत्वविद, दूसरा है लेखक, तीसरा वैज्ञानिक, चौथा है कलाविद। तो यहाँ पर आपका जो पेपर है इतिहास से रिलेटेड है, और इतिहास आपका पुरातत्व से रिलेट करता है। तो आप मतलब इस साइड से भी आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आपका जो दयाराम साहनी है वो आपके पुरातत्वविद है, और सिंधु घाटी सभ्यता की में जो मतलब खोज हुई थी, उसकी जो खुदाई करवाया गया था, मतलब उसकी जो खुदाई हुई थी वो दयाराम साहनी जी ने करवाया करवाया था। और आप यहाँ पे देखेंगे तीसरा है कि मोहनजोदड़ो के उत्खनन करता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे पहला ऑप्शन है आपका कनिंघम, दूसरा है मार्टिमर, तीसरा है बीबी लाल, और चौथा है आर डी बनर्जी। तो आपका जो चौथा ऑप्शन है लास्ट वाला वो है करेक्ट है। आपका जो मोहनजोदड़ो के उत्खनन करता है वो है आपके राखल दास बनर्जी। तो यहाँ पे राखल दास बनर्जी नहीं, आर डी बनर्जी दिया है, तो यही इनका शॉर्ट मतलब शॉर्ट नेम है यहाँ पे इनका। तो राखल दास बनर्जी जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी। और आप यहाँ पे देखेंगे जो अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में ये पूछा गया है कि कांस्य नर्तकी कहाँ से मिली है। तो आपका पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा है मेरठ, तीसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है चौथा है हड़प्पा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका तीसरा, मोहनजोदड़ो में जो है कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली थी। और अगले क्वेश्चन में ये पूछा है कि मेलुहा की पहचान की जाती है, यानी कि जो मेलुहा था वो मतलब उसकी पहचान किस सभ्यता से जुड़ी हुई है। तो आप यहाँ पे देखेंगे पहले में पूछा है सुमेरिया, दूसरे में मिस्र, तीसरे में चीन, और चौथे में जो आपका सिंधु घाटी। तो आपका जो पांचवे का करेक्ट आंसर है वो आपका चौथा, सिंधु घाटी से मेलुहा की पहचान की जाती है। और आपका जो मेलुहा है मतलब वो है सिंधु घाटी से रिलेटेड है। और छठे प्रश्न में ये पूछा गया है कि किसने कहा था कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। तो यहाँ पे जो आपका छठवां क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मार्शल, दूसरा है जॉन मार्शल जी ने यह कहा था कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। तो दोस्तों, अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मतलब जब सिंधु घाटी की सभ्यता जिस समय अपने समय में थी, उस समय हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बहुत ही मतलब विकसित नगर थे, और आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक विकसित और नगरीय सभ्यता थी। तो आपका जो है ये मतलब कथन कहा है कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है, यह कथन जॉन मार्शल ने कहा है। तो यहाँ पे जॉन मार्शल का ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे मार्शल दिया है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में जो है आपका सातवां, उसमें ये पूछा है कि हड़प्पा स्थित है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है हड़प्पा आपका पंजाब में स्थित है। लेकिन यहाँ पे आपको देखो मतलब घुमा दिया है कि क्वेश्चन में कि पहला ऑप्शन है जो कि पंजाब प्रांत पाकिस्तान, दूसरा है सिंध, तीसरा है पंजाब भारत, और चौथा है बलूचिस्तान। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है, यहाँ पे दो दो पंजाब दिए गए हैं, एक भारत का पंजाब और दूसरा है आपका पाकिस्तान का। तो यहाँ पर आपका जो हड़प्पा स्थित है वो है पाकिस्तान वाले पंजाब प्रांत में। तो यहाँ पर आपका जो है पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
और अगले प्रश्न में ये पूछा है कि स्वास्तिक का प्राचीनतम अंकन हुआ है वैदिक काल में, नवपाषाण काल में, सैंधव काल में, मौर्य काल में। तो यहाँ पर जो है 8वें का आपका जो है करेक्ट आंसर है वो है आपका सैंधव काल, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में आपका जो है स्वास्तिक का प्राचीनतम अंकन मिलता है। और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। और 9वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि वेदों के संकलनकर्ता कौन है। तो यहाँ पर आपको ये बात पता ही होगी कि इसका जो चौथा ऑप्शन है वो है करेक्ट हो जाएगा। महर्षि व्यास जो है वो वेदों के संकलन करता है। और उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे कि जो 10वां क्वेश्चन है इसमें ये पूछा है कि 10 राग युद्ध का वर्णन किस में है, रामायण में है, उपनिषद में है, सामवेद में है या ऋग्वेद में है। तो यहाँ पर आपका जो 10 राग युद्ध का वर्णन है वो है आपका ऋग्वेद, और जो 10 राग युद्ध है ये 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था। यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन जो ऋग्वेद है वो करेक्ट है। और अगले क्वेश्चन में ये पूछा है कि पृथ्वी सूक्त लिया गया है, कि पृथ्वी सूक्त कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से या फिर सामवेद से। तो यहाँ पर आपका 11वां जो प्रश्न है उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। तीसरा आपका जो है वो करेक्ट आंसर है, आपका जो पृथ्वी सूक्त है वो अथर्ववेद से लिया गया है। और अगले क्वेश्चन में ये पूछा है कि गायत्री मंत्र के दृष्टा हैं। तो यहाँ पर आपके जो 4 ऑप्शन है उसमें है, पहला है विश्वामित्र, दूसरा है महर्षि वशिष्ठ, तीसरा है भृगु, चौथा है शुक्र। तो यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर है वो है आपका पहला विश्वामित्र जी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, पहला ऑप्शन आपका जो है करेक्ट है। और 13वें में ये पूछा गया है कि पुरंदर कहा गया है, तो किसे कहा गया पुरंदर, पूर्व निर्माता, इंद्र को, सूर्य को, अग्नि को। तो इसका जो है करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि दूसरा, इंद्र को जो है पुरंदर कहा गया है, और मतलब इंद्र का पर्यायवाची है पुरंदर, और इंद्र को मधवा, सुरपति ऐसे करके मतलब बहुत सारे पर्यायवाची हैं, उनमें पुरंदर भी आता है। तो यहाँ पर आपका जो है दूसरा ऑप्शन वो है करेक्ट है। और 14वें में ये पूछा है कि वेदांत किसे कहते हैं। पहला है ऑप्शन आपका वेद, दूसरा है आर्डेय, तीसरा है ब्राह्मण और चौथा है उपनिषद। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका चौथा, कि वेदांत को उपनिषद भी कहा जाता है। और 15वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि 4 वर्ण का प्राचीनतम वर्णन है, पुरुष सूक्त में, पृथ्वी सूक्त में, अग्नि सूक्त में या फिर इंद्र सूक्त में। तो आपका जो है 15वां क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर है वो है आपका पहला ऑप्शन आपका जो पुरुष सूक्त है वो करेक्ट है। जो 4 वर्ण का प्राचीनतम वर्णन जो है पुरुष सूक्त में मिलता है। और 16वें में ये पूछा है कि जातवेदस कहा गया है, किसे कहा गया है, वेदज्ञ, ब्राह्मण, अग्नि, ऋषि। तो यहाँ पर आपका जो है तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, अग्नि को जो है जातवेदस कहा गया है। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 17वां जो है आपका उसमें ये पूछा है कि ऋग्वैदिक आर्यों की मुख्य जीविका क्या थी, कि मतलब आपका जो वैदिक काल है दो आपके वैदिक काल को 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक है ऋग्वैदिक काल जिस समय आपके ऋग्वेद की रचना हुई थी, उस मतलब वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। और ऋग्वैदिक काल के बाद जो मतलब वैदिक काल आता है उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। तो उसमें ये पूछा है कि जो ऋग्वैदिक काल के आर्य थे उनकी जो मुख्य जीविका क्या थी, उनके मतलब जीने का साधन क्या था। तो यहाँ पर आपका जो है पहला ऑप्शन है पशुपालन, दूसरा कृषि, तीसरा शिल्प, चौथा व्यापार। तो यहाँ पर आपका जो है दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कृषि जो थी ऋग्वैदिक काल के आर्यों की मुख्य मतलब आजीविका थी, वो पशुओं को भी पालते थे लेकिन जो मुख्य जीविका का साधन था वो था कृषि। आपका करेक्ट आंसर है, तो दूसरा ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट है। और उसके बाद में 18वें में ये पूछा है कि कुसीद है, कुसीद आपका क्या है, ऋण है, कर है, वस्त्र है या सिक्का। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है 18वें का वो है आपका पहला, जो आपका है पहला ऑप्शन है ऋण आपका है वो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुसीद जो आपका ऋण मतलब कहलाता है। और 19 तो आपका जो 19वां क्वेश्चन है उसमें ये पूछा है कि ऋग्वेद में वर्णित सीता का अभिप्राय क्या है। तो आपका पहला ऑप्शन जो पूछा है वो है सीता, दूसरा है सीत, तीसरा है कूड़ और जो आपका है चौथा है सिक्का। तो यहाँ पर बहुत से लोगों ने पहला वाला जो सीता है वो टिक किया होगा, लेकिन यहाँ पर आपका जो 19वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है आपका तीसरा, जो आपका कूड़ है वो आपका सही आंसर है। और उसके बाद में आपका जो अगला क्वेश्चन है 20वां, उसमें आपका ये पूछा है कि खिल्य कहते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका दूसरा परती जो है आपका उसे खिल्य कहा जाता है। और ये आपका जो मेंशन है शायद वैदिक काल में मेंशन है, मतलब ऋग्वेद में कहा गया है इसे। और उसके बाद में 21वां जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ये पूछा है कि ऋग्वेद में वर्णित निष्क है। तो यहाँ पे पूछा है धातु, दूसरा पूछा है मुद्रा, तीसरा है ऋण और चौथा है आभूषण। तो यहाँ पर आपका जो है चौथा ऑप्शन वो है करेक्ट हो जाएगा। जो आपका निष्क था वो आपका सोने के आभूषण और मुद्राओं को कहा जाता था। तो यहाँ पर ये पूछा है, तो यहाँ पे आभूषण दिया है, तो यहाँ पे आभूषण जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा।
और उसके बाद में आपका 22वां में ये पूछा है कि वैदिक पड़ी क्या थे। मतलब वैदिक पड़ी जो थे, मतलब वैदिक काल में जो जिन लोगों को पड़ी कहा जाता था वो लोग क्या थे। तो हमें पहला ऑप्शन जो है वो आपका किसान, दूसरा है शिल्पी, तीसरा है पशु, चौथा है व्यापारी। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर चौथा, व्यापारी जो है आपका वो करेक्ट आंसर है कि वैदिक काल में जो लोग व्यापारी थे उन्हें पड़ी कहा जाता था। और अगले क्वेश्चन में ये पूछा है कि उत्तर वैदिक काल में कुशीद है। तो शायद ये आपका प्रश्न रिपीट हो गया है। तो दोस्तों आपने अगर मतलब इस पेपर में ये बात नोटिस किया होगा कि आपका जो है 5 से लेकर 6 प्रश्न इस पेपर में रिपीट हुए हैं, मतलब एक ही प्रश्न को दोहरा के कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका नंबर आपको मिलता है या नहीं, इस मतलब इस पर यूनिवर्सिटी जो है वो अपना रूल डिसाइड करेगी कि आपको जो 5 क्वेश्चन मतलब 2 बार पूछे गए हैं, 5 या 6 क्वेश्चन, उनमें आपको 5 नंबर मिलता है या नहीं मिलता है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आपका मतलब फिर से मतलब पूछा गया है, ये पहले भी पूछा जा चुका है। तो आपका 23वां जो पूछा उसमें ये पूछा है कि उत्तर वैदिक काल में कुशीद है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर है 23वें का आपका है वो है आपका पहला रीड। रीड जो है आपका करेक्ट आंसर है, और ये वाला क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। और यहाँ पे आपका जो है 24वें में ये पूछा है कि कृष्ण अयस कहते थे। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका तीसरा लोहा, लोहे को कृष्ण अयस कहा जाता है। और उसके बाद में 25वां जो है आपका उसमें ये पूछा गया है कि निरुक्त है। तो यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर है वो है आपका पहला, निरुक्त जो है आपका एक उपनिषद है। और उसके बाद में 26वें में ये पूछा गया है कि विष्टि है। विष्टि जो है आपका क्या है। इष्ट है पहला ऑप्शन, दूसरा है वैश्य, तीसरा है वृष्टि, चौथा है बेगार। तो यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर है वो है आपका बेगार। और उसके बाद में 27वें में ये पूछा है कि स्वयंवर विवाह का प्रचलन था। यहाँ पर स्वयंवर विवाह का प्रचलन किस मतलब वर्ड में था, क्षत्रिय में, वैश्य में, ब्राह्मण में, शूद्र में। तो यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर है वो है आपका पहला, क्षत्रिय मतलब वर्ड में, क्षत्रिय जात में जो आपका स्वयंवर विवाह का प्रचलन था। और उसके बाद में 28वां में ये पूछा है कि वेदों के संकलन करता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया 28वां। अभी इससे पहले कुछ देर पहले मैंने आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बताया कि वेदों के संकलन करता कौन है। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन जो है महर्षि व्यास, वो है वेदों के संकलन करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद में ये पूछा है कि दसराग युद्ध हुआ था रावी नदी के बीच, व्यास नदी के बीच, मतलब व्यास नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, या फिर गंगा नदी के किनारे, या फिर झेलम नदी के किनारे। तो यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर है वो है आपका पहला, रावी नदी के किनारे जो है दसराग युद्ध हुआ था। और यहाँ पर जो दसराग युद्ध का वर्णन है वो आपका ऋग्वेद में मिलता है, जो 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था। और इसके बाद में ये पूछा है कि पृथ्वी सूक्त लिया गया है। तो किस मतलब है पृथ्वी सूक्त जो है आपका किस वेद से लिया गया है। तो शायद ये जो है आपका ये भी फिर से रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो इसका जो है करेक्ट आंसर है 30वें क्वेश्चन का वो है आपका पहला, अथर्व वेद से लिया गया है पृथ्वी सूक्त। और उसके बाद में 31वें में ये पूछा है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख है सामवेद में, पुराणों में, रामायण में, या फिर ऋग्वेद में। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा, ऋग्वेद आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। जो आपका गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद में वर्णित है और ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र। और उसके बाद में ये पूछा है कि 32वें में कि वेदांत कहते हैं। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया उसमें से पूछा है आर्य को वेदांत कहते हैं, या फिर उपनिषद को, या फिर वेद को, या फिर रामायण को। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, उपनिषद जो है उपनिषद को वेदांत कहते हैं। और उसके बाद में ये पूछा गया है कि पुरंदर कहा गया है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपका फिर से रिपीट हो गया है। तो दोस्तों जैसा कि पहले मैंने बताया कि आपके जो प्राचीन इतिहास का पेपर है इसमें बहुत से मतलब बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पर जो आपका ये वाला क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, यहाँ पे 33वें में फिर से पूछ लिया गया है कि पुरंदर किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर 4, इंद्र को पुरंदर कहा जाता है। और उसके बाद में ये पूछा गया है कि 34वें में युद्ध के देवता थे, युद्ध के देवता कौन थे। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है विष्णु, दूसरा है शिव, तीसरा है इंद्र, चौथा है अग्नि। तो यहाँ पर जो आपका ये क्वेश्चन है वो आपका वैदिक सभ्यता से रिलेट करता है, वैदिक युगीन सभ्यता से मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो है करेक्ट तीसरा, इंद्र को जो है वैदिक काल के लोग युद्ध के देवता मानते थे। और अगले में ये पूछा है कि प्राचीनतम धर्मसूत्र है। तो यहाँ पर मतलब जो आपका पहला ऑप्शन है गौतम, ये आपका करेक्ट हो जाएगा कि जो आपका गौतम धर्मसूत्र है वो आपका प्राचीनतम धर्मसूत्र है। और उसके बाद में ये पूछा है कि वैदिक काल में रत्नी थे। तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन में ये पूछा है कि रत्नज्ञ, दूसरा पढ़ी, तीसरा यज्ञकर्ता, और चौथा जो है उच्च पदाधिकारी। तो यहाँ पे पढ़ी आपको जो है व्यापारी को कहा जाता है, और यज्ञकर्ता जो मतलब यज्ञ करवाते हैं। और यहाँ पे जो आपका रत्नी थे वो आपके जो थे उच्च पदाधिकारी थे। तो आपका चौथा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
और उसके बाद में 37वें में ये पूछा है कि राजसूय यज्ञ का संबंध है। यहाँ पे राजसूय यज्ञ का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन क्षत्रिय, दूसरा वैश्य, तीसरा शूद्र, चौथा ब्राह्मण। तो यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन है वो है आपका क्षत्रिय, वो करेक्ट हो जाएगा। आपका जो राजसूय यज्ञ है वो क्षत्रियों से रिलेट करता था, और जब कोई राजसूय यज्ञ करता था उसमें मतलब एक अश्व छोड़ा जाता था। और उसके बाद में आपका जो है 38वें में ये पूछा है कि गायत्री मंत्र के दृष्टा हैं। तो शायद ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो रहा है, तो इसका उत्तर मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि आपका जो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो महर्षि विश्वामित्र हैं वो गायत्री मंत्र के दृष्टा हैं। और 39वें में ये पूछा है कि रामायण का प्रमुख रस क्या है? वीर है, शांत है, करुण है या रौद्र? तो आपका जो है करेक्ट आंसर है वो है आपका रामायण का जो प्रमुख रस है वो आपका करुण रस है। और इसे मतलब जो आचार्य भरत मुनि हैं शायद उन्होंने स्वीकार किया था कि रामायण का जो प्रमुख रस है वो आपका करुण रस है। और अगले क्वेश्चन में ये पूछा है कि चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता है। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मतलब जो आपका रामायण है वो आपका चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता है। और उसके बाद में आपका जो गीता है, गीता को कहा जाता है शत सहस्त्र संहिता, क्योंकि उसमें 1 लाख से ज़्यादा श्लोक है और रामायण में आपका 24,000 से ज़्यादा श्लोक है, इसलिए इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहा जाता है। कि 24 चतुर्विंशति मतलब आपका 24 होता है और सहस्त्री मतलब आपका जो है 24,000। और उसके बाद में 41वें में ये पूछा है कि जय नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि जो महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता, महाभारत का पुराना नाम है। तो आपका जो है आपका चौथा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि जय नाम से क्या प्रसिद्ध है। तो महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता, तो आपका यही चौथा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। और उसमें 42वें में ये पूछा है कि भागवत गीता उद्धृत है। यहाँ पे आपका जो भागवत गीता उद्धृत किया गया है वो आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। भीष्म पर्व से उद्धृत है आपका भागवत गीता। और उसके बाद में 43वें में ये पूछा है कि रामायण में कौशल की राजधानी है। तो यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर पहला। आपका जो अयोध्या है वो आपका रामायण में कौशल की राजधानी थी। और उसके बाद में अगले प्रश्न में ये पूछा है कि महाभारत कालीन हस्तिनापुर है, यानी कि महाभारत काल के समय जो आपका हस्तिनापुर था वो आपका इस समय क्या है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है। पहले में पूछा है हरियाणा, दूसरे में ये पूछा है दिल्ली, तीसरे में ये पूछा है मेरठ, चौथा है पानीपत। तो आपका जो है करेक्ट आंसर है वो है आपका तीसरा, मेरठ। इस समय अपने उत्तर प्रदेश का जो जिला है मेरठ, वो मतलब महाभारत काल के समय उसके आसपास का क्षेत्र हस्तिनापुर कहलाता था। और अगले प्रश्न में ये पूछा है कि वैदिक कालीन विदत है। तो यहाँ पर आपका जो पहला ऑप्शन है विद्वानों की परिषद, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद में 46वें में ये पूछा है कि मेसोपोटामिया का अर्थ है। तो आपका जो है सही आंसर है वो आपका हो जाएगा 2 नदियों के बीच की भूमि। जी हाँ दोस्तों, आपका तीसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मेसोपोटामिया आपका 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है जो है आपका मेसो मतलब जो आपका होता है वो होता है मतलब बीच का क्षेत्र, और जो पोटामिया मतलब है वो आपका नदी के बीच का क्षेत्र हो गया। मतलब मेसो मतलब बीच का, और जो मतलब पोटामिया मतलब हो गया वो आपका नदी के बीच का क्षेत्र हो गया, मतलब 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। इसीलिए मतलब आपका जो ऑप्शन तीसरा है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और आपका जो मेसोपोटामिया था वो आपका दजला और फरात नदियों के बीच का जो क्षेत्र था उसे मेसोपोटामिया कहा जाता था। तो आपका जो प्रश्न है वो आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता से रिलेट करता है। और उसके बाद में ये पूछा है कि यूफ्रेटस नाम है। तो आपका यूफ्रेटस नाम है, इनमें से मतलब किसका नाम है। तो पहला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट नहीं है, दूसरा ऑप्शन भी आपका करेक्ट नहीं है। जो आपका तीसरा ऑप्शन है वो फरात नदी, तो ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। जो फरात नदी का पुराना नाम था वो था यूफ्रेटस। और अगले क्वेश्चन में ये पूछा है कि वर्तमान में मेसोपोटामिया है, यानी कि इसमें प्रेजेंट में जो पहले मेसोपोटामिया था इस समय उसे अब क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका जो है पहला ऑप्शन इराक है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इराक जो इस समय आपका इराक मतलब देश है वो मतलब मेसोपोटामिया, प्राचीन काल में मेसोपोटामिया कहा जाता था। और उसके बाद में आपका जो 49वां क्वेश्चन है कि उसमें ये पूछा है कि वायुदेव एनलिल संबंधित हैं। तो आपका 49वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो वायु देवता थे एनलिल किस सभ्यता से संबंधित थे, किस सभ्यता के लोग मतलब जो एनलिल थे वो वायुदेव थे। तो यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर है वो आपका 49वें क्वेश्चन का वो है आपका तीसरा। सुमेरिया के जो सभ्यता के लोग थे, सुमेरिया सभ्यता के जो मतलब लोग थे उनके जो देवता थे एनलिल, वो वायुदेव थे।
और उसके बाद में आपका 50वां क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा है कि मिस्र स्थित है, तो आपका मिस्र कहाँ स्थित है, एशिया में या फिर मेसोपोटामिया में, ग्रीक में या फिर अफ्रीका में। तो दोस्तों इसका जो है आपका मतलब ये प्रश्न आपका बहुत इजी था। आपका जो मिस्र है वो आपका अफ्रीका में स्थित है और आपका मतलब उत्तरी अफ्रीका है। आपका जो अफ्रीका महाद्वीप है ऐसे करके यहाँ से फिर यहाँ से आपका सऊदी अरब है और यहाँ पे आपका भूमध्य सागर है, तो यहाँ पर आपका जो मिस्र है वो आपका यहीं पर स्थित है। तो दोस्तों आप अपने आंसर्स भी मैच कीजिए और अंत में देखिए कि आपके कितने आपका मतलब जो है क्वेश्चन करेक्ट होते हैं, और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और 51वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि नील नदी को मिस्र का वरदान कहा था, किसने कहा था। तो यहाँ पर आपका 51वें क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका हेरोडोटस। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका जो ऑप्शन है पहला हेरोडोटस वो आपका करेक्ट हो जाएगा। हेरोडोटस ने मतलब नील नदी को मिस्र का वरदान कहा था। और उसके बाद में 52वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि हापी कहते हैं, हापी इनमें से किसे कहते हैं, नील नदी को, फरात को, सिंधु को या फिर दजला को। तो मतलब आपका फरात तो होगा नहीं, क्योंकि फरात को अभी आपने देखा कि यूफ्रेटस नाम मतलब प्राचीन नाम उसका था यूफ्रेटस। और उसके बाद सिंधु नदी तो इंदुस नदी कहा जाता था सिंधु को। और यहाँ पे आपका जो नील नदी है उसे हापी नदी कहा जाता है। तो आपका पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका जो पहला ऑप्शन है नील नदी वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद में ये पूछा है कि पिरामिड का अर्थ है देश, कला, मूर्ति या फिर समाधियाँ। तो दोस्तों आपको ये तो आपका ये क्वेश्चन है बहुत ईजी। आपको ये पता ही होगा कि मिस्र का जो पिरामिड है वो समाधियाँ है, वो मतलब वो मकबरे हैं। उनमें जब मिस्र के प्राचीन राजाएं थे मतलब उनकी मम्मी बनाकर उन्हें दफन किया जाता था पिरामिड में। तो यहाँ पर आपका जो है मतलब चौथा ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, समाधि। और अगले प्रश्न में ये पूछा है कि एमन रे संबंधित हैं। तो आपका जो एमन रे है वो मतलब देवता थे, और आपके जो मतलब ये देवता थे आपके सुमेरिया की सभ्यता से रिलेट करते थे। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सूर्य। दूसरा जो एमन रे है वो उन्हें सूर्य देव कहा जाता था। और 55वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि फराओ कहा जाता था। फराओ किससे कहा जाता था। तो पहला ऑप्शन जो है वो आपका चीनी राजा, दूसरा है सुमेरियन राजा, तीसरा है वास्तुकला, चौथा है मिस्री राजा। तो दोस्तों आपकी जानकारी के बता दें जो प्राचीन मिस्र की सभ्यता के जो राजा थे उन्हें फेरो कहा जाता था, फराओ भी कहा जाता था और फरऊन, यानी कि फेरो, फराओ और फरऊन, ये तीनों उपाधियां उन्हें दी जाती थी प्राचीन मिस्र की सभ्यता के जो राजा थे। तो यहाँ पर आपका जो है चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि मिस्री राजा, यानी कि प्राचीन मिस्र के जो राजा थे उन्हें फराओ कहा जाता था। और उसके बाद में ये पूछा है कि प्राचीन मिस्र की लिपि थी कीलाक्षर, ब्राह्मी, चित्रात्मक, अक्षरात्मक। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो मतलब मिस्र की सभ्यता थी, प्राचीन मिस्र की सभ्यता थी, उसकी जो लिपि थी वो मतलब शुरू शुरू में जो आपकी वो चित्रात्मक थी, और बाद में जाके मतलब बहुत मतलब बाद में जब विकास कुछ हुआ उसके बाद में जाके आपकी जो लिपि है वो मतलब अक्षरात्मक हो गई। लेकिन मतलब शुरुआत में आपकी जो लिपि थी वो आपका चित्रात्मक थी। तो यहाँ पर आपका जो 56वां क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। तीसरा जो है आपका करेक्ट आंसर है। और उसके बाद में 57वें में ये पूछा है कि राजा अखनाटन संबंधित हैं। तो इसमें से आपका पहला जो ऑप्शन है उसमें पूछा है सुमेर, दूसरे में मिस्र, तीसरे में चीन, चौथे में ग्रीक। तो आपका जो है करेक्ट आंसर है वो है आपका तीसरा। राजा अखनाटन जो संबंधित है वो आपका मिस्र से संबंधित है। और इसमें यह पूछा है कि ऐटनवाद के मुख्य देवता है, यानी कि ऐटनवाद के जो मुख्य देवता है उनमें से कौन है, पृथ्वी, वायु, आकाश, सूर्य। तो आपका जो है करेक्ट आंसर है 58वें क्वेश्चन का वो है आपका ऑप्शन नंबर चौथा, सूर्य जो है करेक्ट आंसर है। उसमें ये पूछा है 59वें में कि कन्फ्यूशियस संबंधित हैं तो मिस्र की सभ्यता से, सुमेरिया की सभ्यता से, यूनानी सभ्यता से या फिर चीन सभ्यता से। तो आपका जो कन्फ्यूशियस थे वो कन्फ्यूशियस धर्म के प्रवर्तक थे, कन्फ्यूशियस धर्म उन्होंने ही चलाया था। और आप मतलब जो कन्फ्यूशियस संबंधित थे वो चीन की सभ्यता से संबंधित है। यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो उसमें ये पूछा है कि ताओवाद के संस्थापक थे। तो यहाँ पर आपका जो ताओवाद के संस्थापक थे वो है आपका लाओ त्से थे। और जो लाओ त्से से मतलब ताओवाद के संस्थापक थे, और ये जो संबंधित थे वो चीन की सभ्यता से संबंधित थे। और उसमें ये जो पूछा है 61वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि गीजा के जो महान पिरामिड के निर्माता कौन है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है वो है आपका खुफू, दूसरा है अखनाटन, और उसके बाद पूछा है तूतिन खामिन, और चौथा है जोसेफ। तो आपका जो है दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन वो आपका करेक्ट नहीं है, ये गलत ऑप्शन है। आपका जो पहला ऑप्शन है खुफू वो करेक्ट है। जो खुफू राजा थे उन्होंने ही मतलब जो गीजा के महान पिरामिड है उनको बनवाया था। आपका जो गीजा के जो मतलब
मेन पिरामिड है वो आपके 3 पिरामिड है जो एक लाइन में ऐसे करके हैं। एक बीच वाला पिरामिड सबसे बड़ा है और उसके लेफ्ट और राइट साइड 2 छोटे छोटे पिरामिड है, और पिरामिड के सामने एक मतलब आधे इंसान की और आधे शेर की मूर्ति है जिसे द ग्रेट स्फिंक्स भी कहा जाता है। तो आपका जो है 61वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो आपका पहला, खुफू। और उसके बाद में 62वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि ओल्ड टेस्टामेंट ग्रंथ का संबंध है। तो यहाँ पर आपका जो है पहला ऑप्शन यहूदी है वो करेक्ट हो जाएगा। जो आपका ओल्ड टेस्टामेंट है वो बाइबल का मतलब जब ईसा मसीह नहीं आए थे उसके पहले की जो मतलब है मतलब रचना थी यहूदियों के, मतलब धार्मिक ग्रंथ था ओल्ड टेस्टामेंट, पुराना नियम। तो वो मतलब वो पहले का था, जब ईसा मसीह मतलब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके बाद से उन नए नियम बन गए। तो आपका जो है करेक्ट आंसर है वो है आपका पहला, जो यहूदी लोगों का पवित्र ग्रंथ था ओल्ड टेस्टामेंट। और उसके बाद में ये पूछा है कि 63वें में पेपायरस पत्रों के आविष्कारक है, कि जो पेपायरस पत्र थे वो कहाँ मतलब विकसित हुए थे, तो मतलब कि वहाँ उनकी खोज कहाँ हुई थी। तो आपका पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है सुमेर, तीसरा है मिस्र, चौथा है सिंधु। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, मिस्र। जो पेपायरस पत्र है वो आपका, पेपायरस एक प्रकार की घास थी, जब उस घास को मतलब है दोनों हाथों से दबाया जाता था तो वो मतलब कागज का रूप ले लेता था। तो आपका ऑप्शन जो है करेक्ट है, ये मतलब जो पेपायरस घास की खोज हुई थी वो मिस्र में हुई थी। तो तीसरा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। और इसके बाद में 64वें में ये पूछा है कि दार्शनिक मेंसियस का संबंध है। तो यहाँ पर आपका जो दार्शनिक थे फिलोसफर मेंसियस वो रिलेटेड मतलब वो चीन सभ्यता से रिलेटेड थे। और अगले क्वेश्चन में ये पूछा है कि जिगुरतों का निर्माण होता है। तो आपका जिगुरत जो है, जिगुरत का मतलब होता है देवालय जहाँ पे पूजा होती थी, और जो जिगुरत का निर्माण हुआ था वो आपका हुआ था सुमेरिया की सभ्यता में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं करेक्ट आंसर। और उसके बाद में 66वें में ये पूछा है कि मेसोपोटामिया स्थित था। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है कि मेसोपोटामिया कहाँ स्थित था, मतलब इस समय जो पहले प्राचीन काल में मेसोपोटामिया हुआ करता था वो इस समय अब क्या है। तो यहाँ पर इसका उत्तर मैंने पहले भी बता दिया है कि आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट है। इस समय जो इराक देश है प्राचीन काल में उसे मेसोपोटामिया कहा जाता था, वो मेसोपोटामिया था। तो यहाँ पर आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट है। और अगले क्वेश्चन में ये पूछा है कि इतिहास का जनक कहा जाता है। तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। तो तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। और अगला जो सवाल है उसमें ये पूछा है कि चीन का शोक किसे कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल पूछा है, ये क्वेश्चन आपको तो पता ही होगा इसका उत्तर। जो आपका हुआंगहो नदी है उसे चीन का शोक कहा जाता है। और अगले क्वेश्चन में ये पूछा है कि गिलामेस महाकाव्य देन है, मतलब गिलामेस महाकाव्य किसकी देन है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर है आपका 69वें क्वेश्चन का, वो है आपका तीसरा। जो मिस्र की सभ्यता है वो मतलब गिलामेस महाकाव्य की देन है। मिस्र की सभ्यता से आपका गिलामेस महाकाव्य रिलेट करता है। और उसके बाद में ये पूछा है कि सुमेरिया धर्म में निन्मा जो है वो क्या है, पृथ्वी देवी, जल देवी, वायु देव या फिर प्रेम की देवता। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका पृथ्वी देवी, पहला ऑप्शन आपका जो है करेक्ट है। और उसके बाद में 71 में ये पूछा है कि सुमेरियन धर्म का स्वरूप था बहुदेववादी, सर्वेश्वरवादी, अद्वैतवादी, प्रकृतिवादी। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुमेरिया के जो लोग थे पहले एक ही देवता की पूजा करते थे। शुरुआत में जब सुमेरियन सभ्यता के लोग थे वो एक ही देवता की पूजा करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता मतलब उनका जो विश्वास है एक देव से हटकर, एक भगवान से हटकर मतलब बहुत सारे भगवान की वो लोग पूजा करने लगे। तो यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर वो हो जाएगा बहुदेववादी। सुमेरियन लोगों के धर्म का स्वरूप बहुदेववादी था। हालांकि शुरुआत में वो एक देववादी थे, लेकिन मतलब समय बीतने के साथ वो बहुदेववादी हो गए। और उसके बाद में ये पूछा कि हम्मुराबी की विधि संहिता में है। तो आपका जो है हम्मुराबी वो राजा था बेबीलोन का, और बेबीलोन की सभ्यता से रिलेट करता है। और बेबीलोन का जो हैंगिंग गार्डन है, जो मतलब प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक था, उसका निर्माण बेबीलोन का हैंगिंग गार्डन जो है उसका निर्माण हम्मुराबी ने करवाया था। और इसमें ये पूछा है कि हम्मुराबी की विधि संहिता में है 320 धाराएं या फिर 285, 280 या फिर 100 धाराएं। तो आपका करेक्ट आंसर है वो है 285। हम्मुराबी की जो विधि संहिता प्राप्त हुई है पत्थर पे, और वो शायद 8 फीट लंबा है, उस पर उनकी विधि संहिता मतलब लिखा गया है, उस पर उकेरा गया है उसे। तो उसमें 285 धाराएं थी। तो आपका दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपका। और 73 में ये पूछा है कि यांगचू है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका दूसरा, 73। यांगचू जो थे वो एक दार्शनिक थे, और ये जो है आपके चीन से रिलेट करते हैं। और उसके बाद में आपका जो है
74वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि ताओवाद का अर्थ क्या है। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है आपका वृद्ध गुरु, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है श्रेष्ठ मार्ग, चौथा है ज्ञान। तो आपका तीसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि ताओवाद का जो अर्थ है वो आपका श्रेष्ठ मार्ग है, और ताओवाद के जो प्रवर्तक हैं वो हैं लाओ त्से, और यह चीन की सभ्यता से संबंधित मतलब प्रश्न है। और उसके में 75 में ये पूछा है कि हेरोडोटस की महान कृति क्या है। तो पहला ऑप्शन जो है वो आपका हिस्ट्रीज है, दूसरा है मैराथन युद्ध, तीसरा है एथेंस का उदय, चौथा है नौशास्त्र। तो आपका जो है करेक्ट आंसर है वो है आपका हिस्ट्रीज। हिस्ट्रीज जो है वो हेरोडोटस की वो है मतलब महान कृति में गिनी जाती है, फेमस रचना है उनकी। तो दोस्तों आपका यहाँ जो 75वां क्वेश्चन है ये आपका हल हो चुका है। 75वें क्वेश्चन अगर आपने मैच किया है आपने 75 क्वेश्चन, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। और दोस्तों अगर आप वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से जुड़ी हर एक अपडेट्स पाना चाहते हैं और उसके एग्जाम पेपर और सब चीज़ों से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नए वीडियोज़ की अपडेट हमेशा मिलती रहे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपके जितने दोस्तों ने प्राचीन इतिहास का पेपर दिया आप उन्हें ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, ताकि वो भी अपना आंसर मैच कर ले कि उनके कितने सही हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।